और आज के एपिसोड में आपके लिए ओपन एआई है जो दिसंबर में नई एआई मॉडल ओरियन जारी कर सकती है। एंट्रोपिक ने एक शक्तिशाली एआई मॉडल क्लॉड 3.5 सोनेट जारी किया है जो मुफ्त में उपलब्ध है और कई मामलों में जीपीटी 4.0 से बेहतर है। इंडोनेशिया ने आईफोन 16 की बिक्री पर रोक लगा दी है क्योंकि एप्पल ने देश में बहुत कम निवेश किया है। चीनी इंजन एआई जिसने एक प्रतियोगी को टेस्ला का एक रोबोट और एक रोबोट सेलिस्ट प्रस्तुत किया जिसने एक लाइव कॉन्सर्ट में प्रस्तुति दी। ये सब और भी बहुत कुछ अभी चलिए शुरू करते हैं। हम आज के एपिसोड की शुरुआत ओपन एआई से करेंगे जो कोड नाम ओरियन के तहत नई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। अपने पूर्ववर्तियों जीपीटी 4o और O1 के विपरीत मॉडल ओरियन तुरंत आम जनता के लिए चैट जीपीटी प्लेटफॉर्म के माध्यम से उपलब्ध नहीं होगी। ओपन एआई इस मॉडल का प्रारंभिक उपयोग सीमित संख्या में साझेदारों को प्रदान करने की योजना बना रहा है जिनके साथ वह निकटता से सहयोग कर रहा है। यह उन्हें नई तकनीक के आधार पर अपने खुद के उत्पाद और सेवाएं बनाने की अनुमति देगा। माइक्रोसॉफ्ट के इंजीनियर जो ओपन एआई के प्रमुख साझेदार हैं इस साल नवंबर में एज्योर प्लेटफॉर्म पर मॉडल ओरियन को तैनात करने की तैयारी कर रहे हैं। ओपन एआई के अंदर मॉडल ओरियन को जीपीटी 4 का उत्तराधिकारी माना जा रहा है, लेकिन सार्वजनिक रिलीज के लिए अंतिम नाम अभी तय नहीं किया गया है। योजनाएं संशोधित की जा सकती हैं और रिलीज की तारीख बदल सकती है। ओपन एआई और माइक्रोसॉफ्ट ने इन अफवाहों पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। ओरियन के प्रशिक्षण के लिए कंपनी ने O1 मॉडल द्वारा उत्पन्न सिंथेटिक डेटा का उपयोग किया जिसका कोड नाम स्ट्रॉबेरी है। एक सूत्र के अनुसार जो स्थिति से परिचित है, सितंबर में ओपन एआई के शोधकर्ताओं ने नई मॉडल के सफल प्रशिक्षण के सम्मान में एक उत्सव कार्यक्रम आयोजित किया। इस बीच एंट्रोपिक ने ओपन एआई को चुनौती दी है नई मॉडल ईई क्लाउड 3.5 सोनेट जारी करके, जो डेवलपर्स के अनुसार कई मानकों पर जीपीटी 4 से बेहतर है। यह नवीनतम संस्करण है जिसे पाठ को समझने और उत्पन्न करने में सुधार के लिए बनाया गया है। परीक्षण के परिणामों के अनुसार एंट्रोपिक सीएलओट 3.5 सोनेट ने जीपीटी 4o, जेमिनाई 1.5 प्रो और मेटा के लामा 3 मॉडल को 9 में से 7 सामान्य प्रदर्शन परीक्षणों में पीछे छोड़ दिया। G5 4o, जेमिनाई 1.5 प्रो और मेटा के लामा 3 मॉडल ने 9 में से 7 सामान्य प्रदर्शन परीक्षणों में पीछे छोड़ दिया। छवि पहचान कार्यों में नई मॉडल एंट्रोपिक ने भी बेहतर परिणाम दिखाए हैं। नई मॉडल के अलावा क्लाउड ऐप में आर्टिफैक्ट्स फीचर जोड़ा गया है। यह उपयोगकर्ताओं को एप्लीकेशन के इंटरफेस में सीधे आईई के लिए किए गए अनुरोधों के परिणामों को देखने और संपादित करने की अनुमति देती है। उदाहरण के लिए, अगर क्लाउड एक ईमेल का टेक्स्ट जनरेट करता है तो उपयोगकर्ता इसे बिना कॉपी और पेस्ट किए किसी दूसरी प्रोग्राम में संपादित कर सकेगा। डेवलपर्स के अनुसार आर्टिफैक्ट्स फीचर उनके प्रयास का एक हिस्सा है जिससे क्लाउड को ज्ञान भंडारण और कार्यों को पूरा करने के लिए एक एकीकृत प्लेटफॉर्म में बदलना है जिसमें एआई की क्षमताओं का उपयोग किया जाएगा। यह एंट्रोपिक के दृष्टिकोण को अन्य कंपनियों से अलग करता है जो मुख्य रूप से चैटबॉट्स के विकास पर केंद्रित हैं। क्लाउड 3.5 सोनेट सभी उपयोगकर्ताओं के लिए पूरी तरह से मुफ्त में उपलब्ध है। यह एंट्रोपिक का एक प्रयास है कि वह उस ऑडियंस को वापस लाए जो जीपीटी 4 के मुफ्त लॉन्च के बाद जीपीटी की ओर चली गई। और यहाँ कॉर्पोरेशन डोबरा प्रोजेक्ट जार्विस पर काम कर रहा है जिसके तहत एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित वर्चुअल असिस्टेंट बनाया जाएगा जो वेब ब्राउजर क्रोम के लिए होगा। यह एल्गोरिदम विभिन्न कार्यों के निष्पादन को अनुकूलित करने में मदद करेगा जिसमें इंटरनेट पर जानकारी खोजना, ऑनलाइन खरीदारी, हवाई टिकटों की बुकिंग और अन्य शामिल हैं। सूत्रों के अनुसार जार्विस की आधारशिला भविष्य के जेमिनी न्यूरो नेटवर्क के संस्करण पर होगी और यह एआई सहायक केवल ब्राउजर में उपलब्ध होगा। नया टूल लोगों को वेब पर रोजमर्रा के कार्यों को स्वचालित करने में मदद करने के लिए बनाया गया है जो स्क्रीनशॉट लेने और उन्हें व्याख्या करने या टेक्स्ट कमांड के माध्यम से काम करता है। वर्तमान स्थिति में एल्गोरिदम को अनुरोधों को संसाधित करने में कुछ सेकंड लगते हैं। जार्विस एल्गोरिदम का सार्वजनिक प्रदर्शन इस साल दिसंबर में हो सकता है, लेकिन यह भी संभव है कि इसे टाला जाए। सूत्रों के अनुसार गूगल एक सीमित संख्या में परीक्षणकर्ताओं के लिए एल्गोरिदम तक पहुंच खोलने की योजना बना रहा है जो त्रुटियों को खोजने और उन्हें ठीक करने में मदद करेंगे, जिसके बाद इस नवाचार के बड़े पैमाने पर कार्यान्वयन की शुरुआत हो सकती है। चलो आगे बढ़ते हैं। इंडोनेशिया की सरकार ने ब्लूमबर्ग के अनुसार इस देश में आईफोन 16 परिवार के स्मार्टफोनों के कार्यान्वयन को रोक दिया है, यह कहते हुए कि एप्पल ने अपनी अर्थव्यवस्था में निवेश के लिए जो प्रतिबद्धताएं ली थीं उन्हें पूरा नहीं किया। भारत के उदाहरण पर इंडोनेशिया की सरकार आयातित स्मार्टफोनों की स्थानीयकरण की डिग्री बढ़ाने की कोशिश कर रही है। इस संदर्भ में एप्पल के उत्पादों के लिए 40% स्थानीय सूचना सामग्री का एक मानक स्थापित किया गया है जिसे वह अभी भी पूरा नहीं कर पाई है। इसके अलावा इंडोनेशिया की अर्थव्यवस्था में लगभग $108 मिलियन का निवेश करने का वादा करते हुए एप्पल ने स्थानीय ऐप विकास पर $65 मिलियन से अधिक खर्च नहीं किया, जैसा कि स्रोत ने बताया। इंडोनेशिया में कंपनी के पास सॉफ्टवेयर डेवलपर्स के लिए 4 अकादमियां काम कर रही हैं। भविष्य में यहां एप्पल के उत्पादों का असेंबली भी शुरू किया जा सकता है। कम से कम सैमसंग और शियाओमी ने इंडोनेशिया की सरकार की आवश्यकताओं के अनुसार स्थानीय कंपनियां स्थापित कर ली हैं।
देश की सरकार के अनुसार इसके क्षेत्र में लगभग 9,000 एप्पल आईफोन 16 स्मार्टफोनों का आयात किया गया है, लेकिन यह निजी तौर पर एयरलाइन कर्मचारियों या डाक सेवाओं के माध्यम से किया गया है। ये डिवाइस व्यक्तिगत उपयोग के लिए हैं और इन्हें फिर से बेचा नहीं जा सकता। स्मार्टफोनों के मचाने वाले जैक नेल्सन ने हुआवे मेट एक्सटी की पहली सीरियल ट्रिपल फोल्डिंग फोन की मजबूती की जांच की। यह प्रसिद्ध मजबूती के परीक्षण में असफल रही, लेकिन अपने डिजाइन से उसे चौंका दिया। यूट्यूब चैनल जेरी रिग एवरीथिंग के लेखक ने डिवाइस के परीक्षण के परिणामों को एक वीडियो के रूप में प्रकाशित किया। सबसे पहले नेल्सन ने स्क्रीन के सुरक्षा कवर की मजबूती की जांच की। ज्यादातर फोल्डिंग फोन की तरह डिस्प्ले को नाखून की टिप से भी आसानी से खरोंच दिया जा सकता है। ब्लॉगर ने यह भी बताया कि स्क्रीन पर दोनों फोल्ड्स जो मोड की लाइनों के साथ हैं अच्छी तरह से दिखाई देते हैं। लाइटर के संपर्क में आने पर लचीली पैनल पिघल गई और आग के संपर्क में आने वाले स्थान पर काली हो गई। गैजेट का फ्रेम एल्यूमिनियम से बना है, जबकि पीछे का पैनल कृत्रिम चमड़े से बना है। इन दोनों सामग्रियों ने आसानी से स्टेशनरी चाकू के ब्लेड के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। फिर नेल्सन ने डिवाइस के जॉइंट की सीलिंग की जांच की, उस पर रेत डालकर। अंदर फंसी गंदगी के कारण दोनों जॉइंट पूरी तरह से बंद नहीं हो पा रहे थे। चूंकि स्क्रीन 3 गुना फोल्ड होती है, इसका एक मुड़ा हुआ हिस्सा हमेशा बाहर की ओर होता है। नेल्सन ने यह जांचा कि यह बाहरी प्रभावों के प्रति कितनी स्थिर है, जैसे कि अगर यह जेब में किसी चीज से टकरा जाए। एक छोटा पत्थर उसे नुकसान नहीं पहुंचा सका, लेकिन चाकू की हैंडल से लगे एक झटके ने पिक्सेल्स को बाहर निकाल दिया और स्क्रीन का एक हिस्सा काला हो गया। झाक ने बताया कि स्मार्टफोन अंदर से जटिल बना हुआ है और इसके इस्तेमाल के दौरान सावधानी बरतने की जरूरत है। अब चलिए देखते हैं कि रोबोटिक्स की दुनिया में क्या हो रहा है। चीनी कंपनी इंजन एआई ने मास्क के रोबोटों को चुनौती देने का फैसला किया और एक रोबोट पेश किया जिसकी चलने की शैली बेहद यथार्थवादी है। ये रोबोट कृत्रिम बुद्धिमत्ता और जटिल मशीन लर्निंग एल्गोरिदम के उपयोग के कारण रोबोटिक्स में एक महत्वपूर्ण कदम है। ये तकनीकें रोबोट को मानव चलने की नकल करने की अनुमति देती हैं, जिससे उसकी हरकतें चिकनी, स्वाभाविक और मानव के जितनी संभव हो सके करीब होती हैं। रोबोट अपनी चलने की शैली को वास्तविक समय में अनुकूलित करने में सक्षम है, जिससे वह संतुलन को सही कर सकता है और उस सतह के प्रकार के अनुसार अपने कदमों को नियंत्रित कर सकता है जिस पर वह चल रहा है। यह एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, क्योंकि कई मौजूदा रोबोट अक्सर असमान या जटिल सतहों पर चलने में समस्याओं का सामना करते हैं। औद्योगिक क्षेत्र में ऐसे रोबोटों का उपयोग उत्पादन में जटिल कार्यों को पूरा करने के लिए किया जा सकता है, जहां गति की सटीकता और बदलती परिस्थितियों में काम करने की क्षमता की आवश्यकता होती है। उनकी यथार्थवादी चलने की शैली उन्हें उत्पादन लाइनों पर उपकरणों और वस्तुओं के साथ अधिक प्रभावी ढंग से बातचीत करने की अनुमति देगी। सैन्य या बचाव के क्षेत्रों में ऐसे रोबोटों का उपयोग खतरनाक परिस्थितियों में किया जा सकता है, जहां इंसान मौजूद नहीं हो सकता। उनकी संतुलन बनाए रखने और कठिन इलाके में चलने की क्षमता उन्हें बचाव अभियानों या युद्ध के मैदान पर समर्थन प्रदान करने के लिए आदर्श बनाती है। यहाँ एक रोबोट है जिसे इंजीनियर फ्रेडरिक ग्रान ने माल्मो सिम्फोनिक ऑर्केस्ट्रा के साथ मिलकर विकसित किया है, जिसने स्वीडिश कंपोजर जैकोब म्यूलराड द्वारा उसके लिए विशेष रूप से लिखी गई रचना का प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन क्लासिकल ऑर्केस्ट्रा में रोबोटिक सोलिस्ट का विश्व डेब्यू था और इसने मंच पर इंसान और मशीन की अनोखी क्षमताओं को एक साथ लाया। चेलो पर प्रदर्शन के लिए ग्रान ने 3D प्रिंटर से छापी गई 2 रोबोटिक हाथों का इस्तेमाल किया। मानक एआई उपकरणों के विपरीत रोबोट ने न तो इम्प्रोवाइज्ड एल्गोरिदम के अनुसार खेला, बल्कि एक सावधानी से लिखी गई पार्टिट्योर के अनुसार। म्यूलराट, जो रोबोट के लिए रचना के लेखक हैं, शुरुआत से ही संगीत के प्रदर्शन के लिए नए दृष्टिकोण के साथ प्रयोग करने की संभावना से प्रेरित थे। मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के शोधकर्ताओं ने एक सिस्टम विकसित किया है जिसका नाम है टैक्टाइल टच, जो रोबोटों को उनके चारों ओर की दुनिया को बेहतर तरीके से समझने में मदद करता है। नई तकनीक के कारण वे बाहरी वातावरण के साथ प्रभावी ढंग से बातचीत कर सकेंगे। आजकल ज्यादातर रोबोट वर्चुअल विजन और टैक्टाइल सेंसर पर निर्भर करते हैं। MIT के कर्मचारियों ने रोबोटों के लिए एक ऐसा सार्वभौमिक तरीका बनाने की कोशिश की जिससे वे रोजमर्रा की जिंदगी में मिलने वाले विभिन्न प्रकार के वस्तुओं के साथ बातचीत कर सकें। रोबोटों को दुनिया को महसूस करने और समझने के लिए अधिक समृद्ध क्षमताएं प्रदान करना। इस समस्या को हल करने के लिए टैक्टाइल टच बनाया गया, जो 4 ग्रिप्स के साथ एक रोबोटिक हाथ है जिसके अंदर विशेष माइक्रोफोन्स हैं। ये तब की कंपन को रिकॉर्ड करने के लिए जरूरी है जब रोबोट किसी वस्तु को पकड़ता या निचोड़ता है। इंटरैक्शन और मापे गए दबाव के मानों के आधार पर टैक्टाइल टच वस्तु की विशेषताएं प्राप्त करता है और अपने पिछले ज्ञान को आधुनिक मशीन लर्निंग तकनीकों के साथ मिलाकर यह निर्धारित करता है कि वस्तु के आकार क्या हैं और यह किस सामग्री से बनी है। सिस्टम को नए सामग्री या वस्तु के बारे में पहले निष्कर्ष निकालने के लिए 30 विभिन्न इंटरैक्शन की आवश्यकता हो सकती है। लेकिन अगर यह एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो पहले से ही उसके डेटाबेस में है, तो वह केवल 4 मापों में इसे सही तरीके से पहचानने में सक्षम है। इस प्रकार स्पर्श संवेदनाएं मशीन दृष्टि को पूरा करती है, सिस्टम के लिए नई जानकारी की परतें जोड़ती हैं और इसी के साथ हमारा सब कुछ खत्म होता है।